Good evening, students. Today we will discuss next topic of mechanical properties of fluids or flow of liquids, that is Stokes theorem. इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था? हमने दो केस डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड और लिक्विड लेयर कांटेक्ट में आती हैं तब उसके लिए हमने दो केस बनाए थे. केस फर्स्ट तो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मान लो ये कोई फ्लूइड है और यहाँ पे लाइक कोई बोट है, जब सिर्फ और सिर्फ इसका जो बॉटम है वो इसके कांटेक्ट में है, जो ये फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में सिर्फ जो ये सॉलिड सरफेस है उसकी जो ये लेयर है ये कांटेक्ट में है, तब आपके पास जो मोशन होता था, यहाँ पे मोशन हो रहा था और इसके अपोजिंग क्या लगेगी, एक विस्कस फोर्स लगती थी. तब हमारे पास जो विस्कस फोर्स आती थी उसका फार्मूला था ईटा ए dv अपॉन dz, जो कि हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का था. ये तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था जब आपके पास सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस क्या थे, इन कांटेक्ट थे. आज हम इसी का सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं जिसको कि हम बोल रहे हैं दैट इज स्टोक्स थ्योरम. अब स्टोक्स थ्योरम में क्या हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो बॉडी है अगर वो फुली इमर्ज हो रखी है किसी भी फ्लूइड के अंदर, तब आपके पास जो विस्कस फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है. लाइक दिस इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड, और यहाँ पे आपके पास जो बॉडी है दैट इज इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड. तो आपके पास ये बॉडी मान लो यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगी. तो इस केस में जो विस्कस फोर्स लग रही है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इट टेल्स अस बाय द स्टोक्स. इसके बारे में किसने बताया था, स्टोक्स ने बताया था. अब देखिए जब ये बॉडी इसके अंदर इमर्ज हो रखी है तब अगेन क्या होगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा. जो ये बॉडी है इसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा. जैसे जब हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के केस में क्या होता है कि हम लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन वाटर हमारे ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये स्टोक्स थ्योरम है. अब हमारे पास जो बॉडी इमर्ज हो रखी है वो किसी भी शेप की हो सकती है, वो क्यूबाइड हो सकता है, कोई सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल शेप हो सकता है. बट जो स्टोक्स थ्योरम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो फार्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा. जो ये स्टोक्स थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्फेरिकल शेप के लिए. कि अगर आपके पास जो बॉडी इमर्ज हो रखी है फ्लूइड में अगर वो क्या है, स्फेरिकल है शेप में, तब हमारे पास स्टोक्स थ्योरम वैलिड है. इस केस में जो विस्कस फोर्स होती है, जो विस्कस फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट ये किस पे डिपेंड करेगी आपके पास, फर्स्ट ये डिपेंड करती है आपके पास शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप और साइज कैसा है, जैसा उसका शेप और साइज उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स. अगर साइज बड़ा है तो विस्कस फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी. सेकंड ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी मीन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर स्पीड ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमर्ज हो रखा है अगर वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी. थर्ड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी के ऊपर. विस्कोसिटी का मीनिंग क्या है, विस्कोसिटी का मीनिंग है कि गाढ़ापन कितना है, ठीक है, फ्रिक्शन है जो लेयर्स के बीच में वो कितनी है, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज ईटा. ईटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब देखो जैसे वेलोसिटी ज्यादा हुई तब आपके पास विस्कस फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी. विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन, ये विस्कस फोर्स किसके ऊपर है, विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है. विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड या फिर इमर्ज्ड इनसाइड अ फ्लूइड. जब बॉडी क्या आपकी इमर्ज हो रखी है फ्लूइड के अंदर तब आपके ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं. और देखिए जो आपके पास स्फेरिकल शेप है
उसके ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जो स्टोक्स थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स होती है वो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज के ऊपर। फर्स्ट तो ये रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी आपका स्फेरिकल शेप है स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करता है। सेकंड ये डिपेंड करेगा, अभी हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड v के ऊपर। थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा। अब हमें ये तो पता लग गया कि जो विस्कस फोर्स है वो आर वी एंड ईटा पे डिपेंड करेगा। इनकी कितनी पावर के ऊपर डिपेंड करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, मान लो रेडियस की ए पावर के, वेलोसिटी की बी पावर के, ईटा के सी पावर के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इनके प्रोपोर्शनल है ये, तो हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट के लगा लिया हमने। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिमेंशनल फार्मूला। डिमेंशंस को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये रेडियस की किस पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के किस पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की कितनी पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला हमें पता है, दैट इज mL(T⁻⁻2) इज इक्वल टू के कांस्टेंट, के डिमेंशन लेस है तो डिमेंशन इसका कुछ नहीं होगा, सो हम इसको लीव कर सकते हैं। रेडियस, रेडियस के लिए डिमेंशन क्या होंगे, लेंथ के a, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, L(T⁻⁻1) मीटर के लिए L लग गया, सेकेंड टाइम के लिए पर सेकेंड है तो T⁻⁻1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें इसका डिमेंशन फाइंड आउट किए थे, दैट कम्स आउट टू बी mL(T⁻1) T⁻⁻1c। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के आपको डिमेंशंस पता होने चाहिए, mL(T⁻1) T⁻⁻1c। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इक्वेट कर देना है इनको डिमेंशंस को। जब आप डिमेंशंस को इक्वेट कर रहे हो तो m डिमेंशन क्या है, m का 1, l का 1, t का -2 इज इक्वल टू, यहाँ से m का डिमेंशन क्या आ जाएगा c, l का डिमेंशन क्या आ जाएगा a, l का डिमेंशन प्लस में b, l का डिमेंशन यहाँ पे -c, देन t का डिमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ पे -b एंड -c। इक्वेट कर दो डिमेंशंस को, इक्वेट करने पे m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे c, तो 1 इज इक्वल टू c, l की पावर 1, वहां पे l की पावर कितनी है a प्लस b माइनस c, t की पावर कितनी है -2 इज इक्वल टू -b माइनस c। तो c के तो डिमेंशन, c क्या कितनी वैल्यू आ गई 1, इसको इसमें पुट कर देते हैं, c की वैल्यू 1 पुट कर दो तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -b माइनस 1 इज इक्वल टू -b, सो b की भी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको पुट कर दो इस सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b कितना है 1 माइनस c कितना है 1, 1 से 1 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो हमें a b c तीनों की वैल्यू पता लग गई, ये स्टेप विजिबल नहीं है, सो आई राइट इट हियर, यहाँ पे इसको रब करके लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, दिस इज v एंड ईटा, पुट इन टू में पुट करने के बाद क्या आएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू a प्लस b कितना है 1 माइनस c, 1 से 1 कैंसिल, a कम्स आउट टू बी 1, सो पुट हियर, लेट इट इज इक्वेशन थर्ड। तो विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, k, r की वैल्यू 1, v की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू, ईटा की वैल्यू भी 1, तीनों के डिमेंशंस 1 1 है। अब जो k है उसको तो हम डिमेंशनली फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो एक्सपेरिमेंटली हमने देखी इसकी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी आ रही है, k आया आपका 6 पाई क्यूबिकल। सो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रही है 6 पाई ईटा आर वी, दिस इज योर स्टोक्स थ्योरम। विस्कस फोर्स, रेडियस है जो स्फीयर का उसकी भी वैल्यू 1 पे डिपेंड कर रही है, जो वेलोसिटी है उसकी भी वैल्यू 1 पे,
उसकी पावर 1 पे। कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है जो, इट्स वैल्यू इज 1। एंड 6 पाई क्या है यहाँ पे आपके पास, डायमेंशन सॉरी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के को हटा के हमने क्या ले लिया 6 पाई। ठीक है, मीन स्टोक्स थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि विस्कस फोर्स है जो, जब एक बॉडी आपकी इमर्ज हो रखी है किसी लिक्विड के अंदर, तब उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितनी एक्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि आइडियल लिक्विड क्या होता है। आइडियल लिक्विड में हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि एक तो उसको क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो जब हम उसको प्रेस करते हैं। सेकंड हमने किया था डिस्कस उसमें कि उसमें जो विस्कोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 0 विस्कोसिटी होनी चाहिए। क्लियर है। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसको कई बुक्स में क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, मान लो ये हमारे पास कोई ट्यूब है, यहां से क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज योर बी। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ इस ट्यूब में फ्लो करेंगे, जब वाटर का फर्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, मान लो उसकी ए पे वेलोसिटी v1 है, अब यही जो पार्टिकल है ये आगे ट्रेवल करेगा, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी v2। अब वाटर के यहाँ पे तो बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे जो ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v1, जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा वेलोसिटी कितनी हुई v2। सिमिलरली जो सेकंड पार्टिकल होगा उसके पीछे का पार्टिकल, अगेन जब वो ए पे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, v पे पहुंचेगा अगेन उसकी वेलोसिटी क्या होगी v2। जब ऐसा फ्लो हो कि जितने भी पार्टिकल्स इस पॉइंट को क्रॉस करें, उन सब की जो वेलोसिटी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और टाइम के साथ वो चेंज ना हो, उनकी वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे एवरी पॉइंट पे, तब हम उस फ्लो को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकेंड क्या है इसमें कि जो पार्टिकल्स हैं दे अचीव द सेम पाथ, वो सेम पाथ में ट्रेवल करें, ए से बी, बी टू सी। ठीक है, उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रीमलाइन फ्लो, एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, कि किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है किसकी, जो ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, अगर वो कांस्टेंट रह रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल बाय द सेम पाथ, जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो फॉलो कर रहे हैं किसको, सेम पाथ को, एज प्रीवियस पार्टिकल ट्रेवल, यहाँ से प्रीवियस पार्टिकल ने ट्रेवल किया, जितने भी पार्टिकल हैं अगर वो उसी पाथ को फॉलो अप कर रहे हैं, तो उस तरह को फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसी के ऊपर क्या बेस है, एक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब एक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे वैलिड है, अगर हमारे पास जो फ्लो है, पहली बात तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दूसरा आपके पास जो फ्लूइड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज एक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कब वैलिड है, ये क्या स्टेट कर रही है, ये स्टेट कर रही है व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल मीन्स अगर आपके पास प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन, अगर कोई भी इनकम्प्रेसिबल और आपके पास नॉन विस्कस फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है कैसे, स्ट्रीमलाइन मोशन में, कहाँ से, थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब। एक ट्यूब ऐसी है जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ज़्यादा है, और यहाँ पे जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, जब कोई भी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन मोशन में, एक ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म,
तब आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है किसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी, इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज अवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपके पास जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दूसरा जो वेलोसिटी है फ्लो की, वो कांस्टेंट रह रही है, मींस वो क्या रह रही है, सेम रह रही है एट एवरी पॉइंट, देन वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड। अब देखिए इस केस में हो क्या रहा है एक्चुअल में, लेट दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई। मान लो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वहां पे जो वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे ज्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब देखिए जो लिक्विड यहाँ से एंटर होगा, जो लिक्विड यहाँ इस पॉइंट से एंटर होगा एक्स पॉइंट पे, वही लिक्विड क्या होगा, लीव करेगा वाई पॉइंट पे। मीन जो यहाँ पे मास होगा लिक्विड का जो फ्लो करेगा वो दोनों जगह पे क्या होगा, सेम रहेगा। सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एक्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा उसका, एरिया इंटू इट्स वेलोसिटी। लेट यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज v1, यहाँ से जो लीव कर रहा है लेट यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी चेंज होगी दैट इज v2, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लगेगा। वॉल्यूम इस पॉइंट पे है आपके पास A1 इंटू V1, V1 क्या है उसकी वेलोसिटी। सो मास क्या हो जाएगा लिक्विड का जो कि एंटर हो रहा है एक्स पॉइंट पे इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था A1 V1। अब जो लिक्विड यहाँ से एंटर होगा वही लिक्विड यहाँ पे क्या होगा, लीव होगा। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग एट y इन 1 सेकेंड, उतने ही टाइम में वो लीव करेगा, दैट इज A2 V2। सिमिलरली मास होगा जो लिक्विड का जो कि लीव करेगा y पॉइंट पे 1 सेकेंड में, वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम दैट इज A2 V2। बट जो मास होगा लिक्विड का वो क्या रहेगा, दोनों पॉइंट्स पे मास हमारे पास सेम रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, बट द लिक्विड which enter at one end must leave at the other end, hence since आपके पास क्या है, लिक्विड जो एंटर होगा, since लिक्विड enter at one end, वही लिक्विड किसकी होगा, लिक्विड लीव एट अदर एंड, जो लिक्विड क्या कर रहा है, लीव कर रहा है दूसरे एंड पे। इसका मीनिंग जो इसका मास होगा, सो मास ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम, इसका मीनिंग जो मास होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मास सेम रहेगा सो जो एंटर हो रहा है उसका मास क्या है, रो A1 V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो A2 V2, रो से रो कैंसल, A1 V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, A2 V2। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे क्या हो गया, एरिया एंड वेलोसिटी क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया। सो इसका मीनिंग क्या है, एट एवरी प्लेस इन द ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। सो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज स्मॉलर, इसका मीनिंग क्या है कि जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो क्या है, स्मॉलर इन वाइडर पार्ट्स एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज लार्जर इन नैरो पार्ट्स। जहाँ पे पार्ट नैरो है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे आपके पास ये कम है, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।